गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आर्थिक भूगोल का नेचर क्या है, आर्थिक भूगोल का स्कोप क्या है। आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि आर्थिक भूगोल का और अन्य विषयों का जो आपस का संबंध है वो कैसा है। तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल प्रकृति, वातावरण तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार भूगोल का संबंध प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से है। तो इसमें पहला है हमारा आर्थिक भूगोल एवं इकोनॉमिक्स। तो आर्थिक भूगोल के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे धरती के ऊपर व्यक्ति जो है अपने रोजगार को चलाने के लिए अनेक प्रकार के जो है क्रियाएं करता है, जिससे उसे धन की प्राप्ति होती है और इन क्रियाओं को ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही करना वो आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो आर्थिक भूगोल एवं इकोनॉमिक भूगोल का आपस में क्या संबंध है। तो आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र के बीच इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी कभी इनमें अंतर स्पष्ट करना कठिन हो जाता है। आर्थिक भूगोल को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अंग न मानकर भूगोल की ही एक शाखा मानी जानी चाहिए। इन दोनों शास्त्रों में भिन्नता का विषय वस्तु की नहीं है, बल्कि अध्ययन के दृष्टिकोण में है। अर्थशास्त्र वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण तथा उपभोग का अध्ययन करता है, जबकि आर्थिक भूगोल इन आर्थिक क्रियाओं की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है। यानी कि हम शॉर्ट वे में कहेंगे कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो जो अध्ययन करता है वो किसी वस्तुओं के उत्पादन की, उसके वितरण के और उसकी उपभोग के बारे में हमें बताता है, जबकि आर्थिक भूगोल जो है वो किसी वस्तु के उत्पादन, उसका वितरण और उसका उपभोग को एक स्पेस के साथ कोरिलेट करता है कि एक पर्टिकुलर जगह के अंदर कौन सी वस्तु ही क्यों होती है, इतनी ही क्यों होती है और उसका उपभोग वहाँ के लोग क्यों करते हैं। ये क्यों का जो जवाब है वो आर्थिक भूगोल में दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है वो जो है किसी स्थान का जो है वो दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, जबकि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण होता है वो समस्या मूलक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। आर्थिक भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों का अवलोकन करके आर्थिक भूगोल की मूलभूत संभावनाओं पर विचार करता है, परंतु अर्थशास्त्र आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चलता है और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में उनका समाधान ढूंढता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों से आरंभ करके आर्थिक क्रियाकलापों की ओर अग्रसर होता है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाकलापों से आरंभ करके प्रचलित परिस्थितियों की ओर दृष्टि डालता है। आर्थिक भूगोल में प्रकृति एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का विशेष अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये आर्थिक विकास के मूल आधार है, परंतु अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाकलाप के अध्ययन पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है और परिस्थिति का अध्ययन केवल प्रासंगिक रूप से किया जाता है। चिसोलम ने आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र के पृथक्करण के दो कारण बताए हैं। प्रथम है जो है आर्थिक अर्थशास्त्रियों द्वारा स्थानिक यानी कि स्पेस तत्वों की ओर कम ध्यान दिया जाता है। इसका कुछ कारण इस विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा कुछ कारण कीमत यानी कि वैल्यू, उत्पत्ति के साधनों के परिचार्मिक से संबंधित जटिल समस्याएं हैं, जिनमें अर्थशास्त्रियों की ओर विशेष रुचि होती है। इनका दूसरा कारण भूगोल का एक विषय के रूप में विशिष्ट चित्रण है। भूगोल की जड़ें अंतर्वेशन में रहती हैं, अतः इन
विषय के विभिन्न पदार्थों को भौगोलिक वितरण में भौतिक पर्यावरण के आधार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का दृष्टिकोण लगभग पूर्णतः तथ्य की खोज करने वाला होता है, जबकि अर्थशास्त्र में मूल्यों के सापेक्षा पर बल दिया जाता है। अतः आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र में दृष्टिकोण में तालमेल नहीं बैठ पाया और आरंभ से ही इनके दृष्टिकोण में जो है वो मौलिक अंतर रहता है। दूसरा हमारा आर्थिक भूगोल एवं राजनीति विज्ञान। तो आर्थिक भूगोल एवं राजनीति शास्त्र आपस में दोनों का बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि किसी देश की जो राजनीति होती है वो उस देश में व्याप्त संसाधन और वहाँ की नीतियों पर प्रभावित करती है और उनसे प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो जैसे चीन है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री है तो उनकी जो विचारधारा है वो पूरे देश को प्रभावित करती है। राजनीति, चाइना की जो राजनीति है उनके जो बॉर्डर हैं लगभग वो 18 देशों के साथ शायद लगते हैं, लेकिन आप देखोगे उनके जो सीमा को लेकर विवाद है वो कई देशों के साथ है। तो मूलतः क्या है, उनकी जो विचारधारा है उसके कारण है। क्यों? क्योंकि चीन की जो विचारधारा है वो एक विकासवादी धारा है। तो विश्व के सभी भागों में अर्थनीति तथा राजनीति का अंतर संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में राजनीतिक विवादों का मूल आधार आर्थिक समस्याएं ही होती हैं। किसी भी देश की राजनीति वहां की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। इसके विपरीत किसी देश की राजनीतिक विचारधारा उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तीसरा है आर्थिक भूगोल एवं इतिहास। आर्थिक भूगोल और इतिहास का जो है वो चोली दामन का साथ है। आर्थिक भूगोल यानी कि भूगोल हम स्थान का विज्ञान कहते हैं, तो इतिहास जो है वो समय का विज्ञान है। किसी भी क्षेत्र का वर्तमान आर्थिक विकास वहां पर अतीत में होने वाली घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। मनुष्य की वर्तमान आर्थिक क्रियाओं तथा भविष्य की योजनाओं के लिए भूतकाल का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हम संबंधों को लेकर विचार करें तो हम देखते हैं कि भारत के संबंध आज भी उन देशों से बहुत अच्छे हैं जिनका इतिहास में हमारे साथ स्वीटेस्ट रिलेशन थे, और जिनके साथ इतिहास में भी हमारे जो रिलेशन से अच्छे नहीं हैं, तो आज भी उनके साथ हमारे जो है संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास को देखकर ही हम वर्तमान समय में जो है संबंध बना सकते हैं। अगर इतिहास में उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, हमें समय समय पर धोखे दिए हैं, हमारी सीमाओं को हथियाने की कोशिश की है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो हम उनके साथ संबंध बनाने में पूरे सतर्क रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं आर्थिक भूगोल एवं इतिहास का आपस का संबंध होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक भूगोल और मानव विज्ञान। मानव विज्ञान किसी प्रदेश के निवासियों की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। इसके साथ ही उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा व समाज आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ये सभी पहलू मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हैं। अतः आर्थिक भूगोल एवं मानव विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। वैसे ही आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का ही एक प्रमुख शाखा है। आर्थिक भूगोल अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो आर्थिक भूगोल क्या है? मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। और मानव विज्ञान में हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं। मनुष्य की आदतें ऐसी क्यों बनी है, मनुष्य का खान पान कैसा है, मनुष्य का रहन सहन कैसा है। अब जैसा व्यक्ति का रहन सहन होगा, जैसी मनुष्य की आदतें होंगी, मनुष्य वैसी क्रियाकलाप भी करेगा, और उन क्रियाकलापों से जब वो पैसा कमाने लगेगा तो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाने लगेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल का आपस में गहरा संबंध होता है।
नेक्स्ट है हमारा आर्थिक भूगोल एवं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान किसी भी स्थान को जब हम कहते हैं जो मौसम के तत्व होते हैं उनका 35 से 40 साल की जो एवरेज वैल्यूज होती है उसको हम जलवायु कहते हैं, और इन जलवायु का ही अध्ययन जो है वो जलवायु विज्ञान कहलाता है। अब जलवायु विज्ञान किसी भी स्थान में रहने वाले लोगों की जीवन पर को प्रभावित करते हैं। हम देखेंगे अगर हम टुंड्रा प्रदेश लें, हमारा लेह लद्दाख एरिया लें, हमारे नॉर्थ ईस्ट पूरा एरिया लें और हमारा दक्षिण भारत का एरिया लें, तटवर्ती एरिया रहे और हरियाणा पंजाब का एरिया रहे, मध्य प्रदेश का, तो हम देखेंगे यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो आदतें हैं वो अलग अलग हैं। अब जो आदतें हैं जो डेवलप हुई हैं वो किसके प्रभावित होती हैं, तो हम देखते हैं वो सब प्रभावित होती हैं जलवायु से। हरियाणा पंजाब के लोग हैं उनका बिना रोटी खाए पेट नहीं भरता, और बिहार के जो लोग हैं उनका बिना चावल खाए पेट नहीं भरता। हिमाचल के जो लोग हैं जब वो चलते हैं तो वो थकते नहीं हैं क्योंकि उनका जो लैंडस्केप है इस प्रकार की है, और जबकि मैदानी एरिया के जो लोग हैं अगर इनको हिमाचल में भेज दें तो ये थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल जो है एक पहाड़ी एरिया है और जो हमारा हरियाणा पंजाब है एक मैदानी भाग है। तो यहाँ के लोग हैं स्ट्रेट होके चलते हैं, और जो हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं जब उन्हें अपने गांव में जाना होता है तो वो आगे की ओर झुके चलते हैं। तो ये सब जो आदतें हैं वो वहाँ की जलवायु के कारण पनपती हैं, और इन्हीं जलवायु के कारण लोगों की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल और जलवायु विज्ञान दोनों का संबंध है। आर्थिक भूगोल एवं बॉटनी और समाजशास्त्र इनका भी जो है घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कि जो भूगोल है इसका विकास क्रमबद्ध जो विकास है वो कैसे हुआ है। तो ये क्रमबद्ध विकास है, इसको हम जो है वो 3 भागों में इसको जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है इसमें हमारा प्रारंभिक काल अथवा प्रथम विश्व युद्ध का पूर्व काल, दूसरा है अंत विश्व युद्ध काल, और तीसरा है जो हमारा वो है हमारा युद्धोत्तर काल यानी कि युद्ध के बाद का जो समय है। तो पहले उसमें हम देखते हैं कि प्रारंभिक काल अथवा युद्ध काल का पूर्ण काल। प्रथम युद्ध 1914 से 1918 पहले का काल प्रारंभिक काल अथवा प्रथम युद्ध का पूर्व काल कहलाता है। भूगोल की वर्तमान रूपरेखा को नीव हम्बोल्ट तथा रिटर द्वारा नामक 2 जर्मन विद्वानों के योगदान से पढ़ी। हम्बोल्ट जहां पर एक फील्ड ज्योग्राफर था, यानी कि हम्बोल्ट जो था वो स्थान पर जाकर रिसर्च करते थे और अपने साथ एक बहुत बड़े जो है बैन अपने साथ रखते थे और नंबर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रखते थे, और जिस क्षेत्र में भी वो जाते थे वो वहाँ के जो है वहाँ के जिस रॉक पे चढ़े हैं उस रॉक के वो तोड़कर उसके सैंपल कलेक्ट करके रखते थे, और जब वो उनका भ्रमण का पूरा समय हो जाता था फिर वो आकर लैब में आकर उसका अध्ययन करते थे। तो हम्बोल्ट ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ यानी कॉस्मोस 5 खंडों में लिखा है। इसमें भूगोल की अन्य शाखाओं के साथ साथ आर्थिक भूगोल के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने मानवीय क्रियाकलापों का सूक्ष्म अन्वेषण किया, परंतु आर्थिक भूगोल का एक भिन्न शाखा के रूप में वर्णन नहीं किया। रीटर का 19 खंडों वाला ग्रंथ जो अन्नकुंडे सन 1817 में प्रकाशित हुआ, इनमें रीटर महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि पृथ्वी तथा उसके निवासियों में परस्पर सबसे अधिक संबंध होता है और एक के बिना दूसरे का वर्णन नियमित रूप से नहीं किया जा सकता।
अगर हम रीडर को भी देखते हैं तो उन्होंने 19 खंडों में अपनी किताब अन्नकुंडे का जो है वो लिखी गई है। रीडर के बारे में अक्सर बताया जाता है कि वो फील्ड जोग्राफर्स नहीं थे। रीडर जो वास्तव में था वो चेयर जोग्राफर्स कहा जाता है, क्योंकि वो फील्ड में नहीं जाते थे और वो जो कुछ भी लिखते थे वो अपनी लैब के अंदर यानी कि अपने क्लासरूम में ही अपने रूम के अंदर लिखकर ही अध्ययन किया करते थे। इसलिए जो हम्बोल्ट और रीडर हैं उन दोनों के अध्ययन में जो है काफ़ी अंतर पाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में समानता भी पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही एक समकालीन समय के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रहे हैं। इस समय औद्योगिक क्रांति का युग शुरू हुआ। जो जो औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति होती गई त्यों त्यों मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं तथा औद्योगिक क्रियाओं के अध्ययन का महत्व भी बढ़ता गया। आर्थिक भूगोल का विकास सबसे पहले वाणिज्य भूगोल के रूप में 1862 में हुआ था, जब एंट्री की ज्योग्राफिक डेस बेल्टडलेस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंध आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास संभव था। यह पुस्तक केवल व्यापार संबंधी आंकड़े एवं तथ्यों का संग्रहण मात्र ही थी, परंतु यहीं से जो आर्थिक भूगोल है उसकी नींव पड़नी शुरू हो गई। आर्थिक भूगोल की जो नाम एस गोड्स नामक विद्वान ने आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से पृथक कर दिया और यहीं से आर्थिक भूगोल के अध्ययन का आरंभ हुआ। या दूसरे उसमें हम यह भी कह सकते हैं आर्थिक भूगोल के जो जन्मदाता थे वो एस गोड्स थे। आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए गोड्स ने मोदी ने कहा है कि आर्थिक भूगोल में विश्व के क्षेत्रों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। गोड्स द्वारा दी गई आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं तथा वाणिज्य भूगोल से भिन्न उनके अस्तित्व की विचारधारा का उस समय की मान्यताओं के अत्यधिक अनुकूल थी, जिसके फलस्वरूप यह बहुत प्रसिद्ध हुई। उस समय यह विचारधारा सर्वमान्य हो गया कि मानव की आर्थिक क्रियाएं प्रकृति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इस विचारधारा को रैडचेल तथा उनके सहयोगियों ने बहुत प्रोत्साहित किया था। अतः उत्पादन पर प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव का उल्लेख भी आर्थिक भूगोल का प्रमुख विषय बना गया। यानी कि जो एस गोड्स थे ये जो होते हैं वो डिटर्मिनिज्म को जो डिटर्मिनिज्म को मानते थे और ये समझते थे कि सर्वशक्तिमान जो है वो नेचर है। इस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन की आर्थिक क्रियाओं के कार्य क्षेत्र से सम्मिलित किया गया। इससे पहले वाणिज्य भूगोल में केवल व्यापारिक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता था। इस प्रकार गोड्स ने आर्थिक भूगोल को एक नई दिशा दी और आज गोड्स महोदय को ही आर्थिक भूगोल का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट दूसरा है अंतर्विश्व युद्ध काल, यानी कि यह काल प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच का काल है। इस समय में आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल से बिल्कुल भिन्न हो गया। इसका मुख्य कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ जाने के कारण औद्योगिक देशों को पिछड़े तथा विकासशील देशों से कच्चा माल मिलना बंद हो गया और व्यापार में बाधा पड़ी। परिणाम स्वरूप औद्योगिक कृषि से उन्नत देशों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अपने ही देशों में उत्पादन की व्यवस्था करनी पड़ी। कुछ देश ऐसे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे जहां से उन्हें कच्चा माल मिल सके। दूसरी ओर वे देश जिन्होंने अपने से ही उन क्षेत्रों पर अपना अधिपत्य जमा रखा था इस देश के प्रयास को विफल करने की चेष्टा कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के समय जर्मनी, जापान तथा ब्रिटेन आदि देशों ने कच्चे माल उत्पन्न करने वाले देशों को अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न किया। इस प्रकार गोड्स के विचारों में अधिकाधिक मान्यता प्राप्त होने लगी और उन्होंने झुकाव वाणिज्य भूगोल की जगह आर्थिक भूगोल की ओर अधिक होने लगा। वास्तव में निश्चयवाद की विचारधारा का श्री गणेश प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही हो गया था।
और 1906 में विलियम मॉरिस डेविस ने अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं के परिषद में अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका समर्थन भी किया था। सन 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है कि कहीं पर उनके उपयोग का निर्णायक है, स्थिति इसके विपरीत होती है और पृथ्वी, जलवायु तथा स्थानीय परिस्थितियों की बजाय मानव को प्रथम स्थान मिलता है। तीसरा जो काल है वो है हमारा उत्तरोत्तर काल यानी पोस्ट वार पीरियड। तो यह काल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल है। इस काल में मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाली प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के प्रभावों का एक समान महत्व किया जाने लगा, अर्थात आर्थिक भूगोल को मनुष्य तथा प्रकृति के अंतर संबंधों के विज्ञान के रूप में माने जाने लगा। किंतु कालांतर में इन विचारधाराओं की आलोचना होने लगी और भूगोल में वातावरण के संबंधों का अध्ययन संकुचित माना जाने लगा। कुछ भूगोलवेत्ता तो अधिक आर्थिक भूगोल के स्वतंत्र अस्तित्व को ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका विचार था कि सभी विषय अपनी विषय वस्तु से वातावरण के संबंध का अध्ययन करते हैं। वनस्पति शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र आदि में भी किसी न किसी रूप में प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अतः अब क्षेत्रीय विभिन्नता यानी कि एरियल डिफरेंशिएशन पर जोर दिया जाने लगा और इस संदर्भ में कॉल सावर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने क्षेत्रीय विषमताओं के अध्ययन को आर्थिक भूगोल की मूल विषय वस्तु घोषित करके स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने व प्रयास किया। रिचर्ड हाडसॉन तथा R.E. मर्फी ने इस विचारधारा का समर्थन किया। मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीवकोपार्जन की विधियों में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समस्याओं एवं विषमताओं के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए जॉन नामक विद्वान ने लिखा है कि आर्थिक भूगोल उत्पादन व्यवसायों का अध्ययन करता है और इस बात को समझने का प्रयास करता है कि कुछ प्रदेश भिन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में अग्रगण्य तथा अन्य प्रदेश उनके उपभोग तथा आयात के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय तक विश्व आर्थिक मंदी का काल ही समाप्त हो चुका था और औद्योगिक, तकनीकी तथा यातायात के संसाधनों में उन्नति हुई। इससे औद्योगिक विकास हुआ और नगरों की संख्या तथा उनके आकार में वृद्धि हुई। कच्चा माल उत्पादक क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच गहरे संपर्क स्थापित हुए। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण, औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास से बहुत ही जटिल समस्याओं का उत्पन्न हो गई। इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत से संबंधित विषयों की विषय सामग्री का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के कार्य क्षेत्र एवं विषय सामग्री को व्यापकता आई और आर्थिक भूगोल ने अपने आधुनिक रूप धारण किया। 2008 की विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी से आर्थिक भूगोल के अध्ययन का महत्व और अधिक हो गया। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, क्योंकि आर्थिक भूगोल ही एक ऐसा विषय है जो हमें स्थान से कोरिलेट करता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि एक स्थान पर एक प्रकार की क्रॉप ही क्यों होती है, उस स्थान पर दूसरी क्रॉप क्यों नहीं हो सकती। तो होप आप लोगों को आज का विषय समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।